हेलो बच्चों, वेलकम बैक। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन चैप्टर 2 से जो हमारा सेशन चल रहा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो रिलेटिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था हमने। उसमें हम रिलेटिंग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को फिर से आगे ले जाते हैं। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। दोज प्रॉपर्टीज वेयर chemical composition is not considering for the some properties. Okay, just like depression in freezing point, elevation in boiling point. वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर सॉल्यूट के पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं उस पर डिपेंड करता है। ये सारी प्रॉपर्टीज जो मैं बता रहा हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना या फ्रीजिंग पॉइंट का घटना या कम होना या बढ़ना, ये सारी जो प्रॉपर्टीज है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है जो सॉल्यूट किसी भी सॉल्यूशन में पाए जाने वाले सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करता है ना। वो हमने पढ़ा था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है। रिलेटिंग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमने पढ़ा था कि किसी भी ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें, या राउल्स लॉ इसको सीधे से बोल दे तो, किसी भी सॉल्यूशन में अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स कर दें, मिला दें, डिसॉल्व कर दें, तो जो वेपर प्रेशर का कम होना या ज़्यादा होना होता है वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है। वैसे तो वेपर प्रेशर कम होता है अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम सॉल्यूशन में मिलाते हैं। ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए हमने राउल्स लॉ भी पढ़ा था। ठीक है, सॉरी स्पेलिंग गलत है, RAOULTS, राउल्स लॉ। राउल्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उस सॉल्यूशन के सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। ठीक है, ये पढ़ा था कि किसी भी सॉल्यूशन में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं, ठीक है, तो इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है ना, वेपर प्रेशर, वो वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा? वो वेपर प्रेशर होगा इसके सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के बराबर, है ना। मतलब उसमें सॉल्यूट पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिर्फ सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन जितना बढ़ेगा, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन जितना बढ़ेगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर कम होगा। ठीक है, आपके इसमें एक ग्राफ भी प्लॉट किया गया है, आप बुक में देखिए, इसके अगेंस्ट मोल फ्रैक्शन के अगेंस्ट वेपर प्रेशर का, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, ये किसके अगेंस्ट हो रहा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये प्लॉट। अब मोल फ्रैक्शन मान लो सॉल्वेंट का बढ़ रहा है, ठीक है, तो रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर भी इसके अगेंस्ट बढ़ता जाएगा और ये ग्राफ क्या हो जाएगा? स्ट्रेट आएगा। ये जो प्लॉट किया गया लाइन क्या है? स्ट्रेट आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बढ़ेगा तो रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर भी बढ़ेगा, मतलब वेपर प्रेशर। और अगर सॉल्यूट बढ़ेगा, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर भी कम होगा। ठीक है, ये राउल्स लॉ है। और राउल्स लॉ में अब आगे हम इसकी इक्वेशन डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि आगे रिलेटिंग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के सारे कैलकुलेशन डिपेंड होते हैं, है ना। किसी भी सॉल्यूशन का या किसी भी सब्सटेंस का कितना रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर होता है, सिंपल वेपर प्रेशर होता है, वो कितना क्या होता है, उस वेपर प्रेशर के अगेंस्ट भी दूसरी चीजें कैलकुलेट की जा सकती है। वो सारे कैलकुलेशन हम आगे देखेंगे, लेकिन वो इक्वेशन कैसे सॉल्व होता है वो देख लेते हैं।
कि जब हमने पढ़ा था कि जो किसी भी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है, सॉल्वेंट के x1, ठीक है, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है ना, मतलब ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है। मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा सॉल्वेंट का तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ेगा, है ना। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ रहा है मतलब कि सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, ठीक है। अब यहां हमने वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन के लिए हमने क्या कैलकुलेशन किया था स्टार्ट की, या तो हम पहले ले लेते हैं सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, तो n डिवाइडेड बाय क्या था यार, n1 या n1 कर दो और n1 प्लस n2 कर दो, है ना। n2 सॉल्वेंट का हो गया और n1 सॉल्यूट का, इसे सॉल्यूट का निकालना है तो n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 ऐसे निकाला था, ठीक है। ये n1 n2 क्या है, ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, ठीक है। ये भी निकाला था हमने मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट कि हमने कितना ग्राम लिया है और उसका एटॉमिक वेट क्या है, उससे मोल आ गया था। आया समझ में। तो ये राउल्ट्स लॉ है जिसमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, अब इसमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको ऐसे भी कांस्टेंट अगर लगा के करें तो पी एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी सर्क और मोल 1, ठीक है। ये हो गया मोल फ्रैक्शन सॉल्व, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हेंस इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज प्लॉटेड अगेंस्ट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अ स्ट्रेट लाइन विल बी ऑब्टेन, मैंने बताया था अभी, ठीक है, कि जो स्ट्रेट लाइन आएगी वो क्या होगी, सॉरी जो प्लॉट हम करेंगे ग्राफ को तो स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। कब आएगी, जब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बढ़े तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, ओके गॉट इट। तो यहां पर मैंने आपको बताया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन क्या होता है, x1 इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, ठीक है। व्हाट इज दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मैंने क्या बताया आपको, जो हमने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, मैंने लास्ट से भी पहले वाले में, ठीक है। यहाँ पे हमने मोल फ्रैक्शन के लिए क्या फॉर्मूलाज निकाले थे, ये n1 अपॉन n1 प्लस n2, ये किसके लिए है, ये सॉल्यूट के लिए, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन n1 अपॉन n1 प्लस n2 और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन n2 अपॉन n1 प्लस n2, ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हो गया, ये सॉल्वेंट का, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो वेपर प्रेशर वाला मामला हमने लिया था, PS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स आई, है ना। यहाँ पे हम किसका मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं, सॉल्वेंट का, तो हम कौन सा मोल फ्रैक्शन लेंगे यहाँ पे, एक्स आई इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। अब ये जो वैल्यू है इस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर सकते हैं सीधे से, ठीक है। यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की जगह पे n2 अपॉन डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 को हम शिफ्ट या रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या दिया है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लिया इसने, ठीक है, और ये वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी तो क्या आ जाएगा, अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दें तो ये P0 भी आएगा यहाँ पे। अब इस P0 को यहाँ नीचे ले आएंगे हम, ये PS अपॉन P0 हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पुट हो जाएगी, सिंपल है, ठीक है। ये PS लिख दिया हमने इस इक्वेशन का, ठीक है, इक्वेशन 1 का, और यहाँ पर ये वाला जो P0 इसको इसके नीचे ले आएंगे, P0, ये P0 आ गया, ये P सर्क बोलते हैं इसको, ठीक है, P सर्क कांस्टेंट है। उसके बाद में इज इक्वल टू x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू ये n2 अपॉन n1 प्लस n2 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सॉल्वेंट का है, किसका है, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन होता तो n1 लेते, ठीक है। तो यहां पर हम ले रहे हैं n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, आया समझ में, ये हो गया
हमारा PS अपन P0 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2 ऑन सब्सट्रैक्टिंग बोथ साइड फ्रॉम 1, है ना। इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, 1 से सब्सट्रैक्ट करेंगे। on subtracting both side from 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 माइनस PS अपॉन P0 करेंगे और 1 माइनस N2 अपॉन N1 प्लस N2 कर देंगे। बोथ साइड को सब्सट्रैक्ट करना था 1 से, ठीक है। तो 1 से सब्सट्रैक्ट इसको कर दिया, 1 से सब्सट्रैक्ट इसको कर दिया, है ना। तो ये आ जाएगा P0, P ऊपर 0 नीचे माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस, ठीक है। अब ये सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पर 1 से, तो ये जो वैल्यू आ रही है किसकी आ रही है, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन की आ रही है। मतलब बचा हुआ क्या है, 1 में से सॉल्वेंट माइनस किया तो क्या बच रहा है, सॉल्यूट। आया समझ में। कोई चीज ये पूरी 1 है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 1 में से सॉल्वेंट को सब्सट्रैक्ट कर दिया तो बचा क्या, सॉल्यूट। तो यहाँ पे N1 अपॉन N1 प्लस N2 आ रहा है, मतलब सॉल्यूट आ रहा है, ठीक है। अब इन दिस इक्वेशन थर्ड, इसको इक्वेशन थर्ड बता दिया है, ये इक्वेशन हो गई थर्ड, ठीक है। इसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो N1 अपॉन N1 प्लस N2 क्यों आ रहा है, क्योंकि 1 में से सॉल्वेंट माइनस कर दिया तो क्या बचा, सॉल्यूट। सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, ठीक है। तो यहां पर इसके बाद हम करेंगे इन दिस इक्वेशन P0 माइनस PS क्या है, इसको देख लेते हैं क्या क्या चीजें। शोज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये क्या दिखा रहा है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना। मतलब वेपर प्रेशर कितना कम हो रहा है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट वोलेटाइल सॉल्वेंट में मिक्स करने पर वेपर प्रेशर कितना लो होता है, वो कौन दिखाता है, P सर माइनस PS, ठीक है। उसके बाद में N1 अपॉन N1 प्लस N2 डिनोट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। जैसा मैंने बोला था कि 1 में से सॉल्वेंट घटा देंगे तो बचेगा क्या, सॉल्यूट। तो ये वाला पोर्शन क्या बोल रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिलेटिंग लोअरिंग प्रेशर का, है ना। तो यहां पे बोल रहे हैं हेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर अगर सेम है, ठीक है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। दिस इज कॉल्ड राउल्ट्स लॉ। फाइनली क्या निकल रहा है कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, पहले अपन ने क्या राउल्ट लॉ में पहले क्या बताया उसने कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होता है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, वो क्या दिखाता है कि जितना मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बढ़ेगा उतना वेपर प्रेशर बढ़ेगा, है ना। तो उसका ठीक उल्टा क्या है कि जितना मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बढ़ेगा वेपर प्रेशर उतना कम हो, है ना। तो फाइनली राउल्ट्स लॉ क्या बोल रहा है, फाइनली राउल्ट्स लॉ ये बोल रहा है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है, ठीक है। नीट और IIT दोनों के लिए इंपोर्टेंट है यहां पर
कि राउल्स लॉ क्या बोलता है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर is equal to mole fraction of solute. Mole fraction of solute. Got it? ये फाइनली निकल रहा है. ठीक है. अब इसमें क्या है कि ये सारी चीजें तो हमें पता चल रही कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बढ़ेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बढ़ेगा, मतलब सॉल्यूट वाला पार्ट बढ़ रहा है, ज्यादा सॉल्यूट मिला है, तो ज्यादा सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मिलाएंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कम हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पर ये चीज तो हमें पता चल गई इस इक्वेशन से. इस इक्वेशन से हम और क्या पता कर सकते हैं? P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2. ये और कहां तक पहुंचा सकता है हमको? हम इससे और क्या क्या चीजें पता कर सकते हैं, डिटरमाइन हो सकती है. ठीक है. तो यहाँ पर ये जो नेक्स्ट थिंग है उसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो वो है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बाय रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. मतलब कि अगर हमारे पास में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है, किसी भी केमिकल का, किसी भी मैटर का, अगर हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है तो हम उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं. ठीक है. मॉलिक्यूलर मास मतलब ये H2O एक मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, इस मॉलिक्यूल का मास कितना है वो हम किससे निकाल सकते हैं? अगर hमारे पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो. ठीक है. इसको देखते हैं. अब ये फिर से वही लिखते हैं कि वी नो दैट P0 माइनस PS अपॉन P0 P सर्क इज इक्वल टू N1 प्लस N2 अपॉन N2. ठीक है. ये हमने अभी पकड़ा था. ठीक है. उसके बाद में इफ W1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन W2 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. यहां पे ये बोल रहा है कि W1 ग्राम सॉल्यूट है, ठीक है, W2 ग्राम सॉल्वेंट है. इफ W1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन W2 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट तो सॉल्यूशन बन रहा है. ठीक है. एंड द रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेट आर M1 एंड M2. ठीक है. इनका मॉलिक्यूलर मास क्या मान लेते हैं? इसका M1 और इसका M2. ये हो गया. ठीक है. what are the both things? This is the molecular mass of solute and this is the molecular mass of solvent. ठीक है. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अगर हम मोल्स निकालें, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमने पहले क्या किया था? मोल्स निकाले थे. ठीक है. क्या निकाले थे? मोल्स. और मोल्स कैसे निकालते हैं कि सब्सटेंस अभी आपके पास कितना है? जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये हमारे पास अभी 5 ग्राम है. ठीक है. 4 ग्राम है, 4 ग्राम. और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 40. ये 40. तो 4 पेंजा 40 मतलब कितनी मोलरिटी आई? 0.1 मोल. ये कितना मोल है हमारे पास अभी? 0.1 मोल. तो अभी हमको ये वाला मामला करना है तो मोल फ्रैक्शन आएगा. ठीक है. ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है. तो यहां पर हमें क्या करना है कि W1 ग्राम सोल्यूट कितने, W1 ग्राम सोल्यूट, W1 ग्राम मतलब 4 ग्राम है ना, और M1 इसका मॉलिक्यूलर मास. तो W1 डिवाइडेड बाय M1, W1 डिवाइडेड बाय M1. ठीक है. और ऐसा कैसा इसका सॉल्वेंट के लिए भी करना है, दोनों के मोल फ्रैक्शन निकलते हैं, मैंने बताया था N1 अपॉन N1 प्लस N2
बराबर N2 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, तो यहां पर W2 ग्राम सॉल्वेंट के लिए क्या आ जाएगा, W2 डिवाइडेड बाय N2। ये नंबर आप मोल्स निकल जाएंगे इनसे, ऐसे 4/40 करके, है ना। ये एग्जांपल लेके बता दिया मैंने कि W1 M1 कैसे निकलता है। आया समझ में? ये हो गया। अब यहां पर हमको क्या करना है, इस इक्वेशन को पूरा सेट करना है। ये वैल्यू हो गई N1 की, N1, ठीक है, सॉल्यूट है क्योंकि W1 किसका है, सॉल्यूट का, M1 किसका है, सॉल्यूट का, तो ये N1 की वैल्यू हो गई और W2 वाली किसकी हो गई, N2 की। तो N1 और N2 की जगह इस वैल्यू को पुट कर दो, कुछ नहीं करना है, ये ऐसा कैसा रहेगा, और N1 और N2 की जगह ये वैल्यू हमको पुट करना है। तो पुट करेंगे तो क्या होगा, N1 की जगह क्या आ जाएगा, W1 अपॉन M1 प्लस W2, सॉरी W1 अपॉन M1 प्लस W2 अपॉन M2। ये वैल्यू पुट कर दी इसमें, ये N1 की वैल्यू ये और N2 की वैल्यू ये। अब इस वैल्यू के पुट करने के बाद मामला क्या है, इज इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2। पर डाइल्यूट सॉल्यूशन N1 जो है वो N2 से बहुत कम होता है ना। कोई भी डाइल्यूट सॉल्यूशन हम बनाते हैं, मान लो डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाया हमने, तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है। तो ये बोल रहा है किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो N1 है वो N2 से बहुत लेस होता है ना, वेरी वेरी लेस। ठीक है, N1 इज वेरी वेरी लेस फ्रॉम N2। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है उसमें सॉल्यूट का मास बहुत कम होता है। डाइल्यूट बनाते ज्यादा हम 10 ग्राम डाल लेते हैं, 10 ग्राम 100 ml वाटर में डालेंगे तो डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा, उससे कम भी डालेंगे तो डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो कहाँ 10 ml हमारा सॉल्यूट है और 90 ml हमारा सॉल्वेंट है, तो ये वेरी वेरी लेस हो गया। ठीक है, तो यहां पर ये बोल रहा है फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन N1 इज वेरी वेरी लेस टू N2, thus P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू, क्या बोलते हैं इस साइन को, N1 अपॉन N2। ठीक है, वहां से सॉल्वेंट में से सॉल्यूट को इसने हटा दिया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, N1 अपॉन N2, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, किसके लिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो गया, W1 अपॉन M1 है ना, यहां से इसको हटा दिया, तो W1 अपॉन M1 और ये M2 ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय W2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, N1 अपॉन N2 से W1 अपॉन M1 और ये ऊपर जाएगा, ऐसा ही हो रहा है ना, हाँ W1 इंटू M2 अपॉन W2 है ना। ये वाला पोर्शन इधर ऊपर आ जाएगा और ये वाला पोर्शन इधर नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, डिनोमिनेटर और वो न्यूमरेटर जो भी है ना, W1 अपॉन M1 और M2 अपॉन W2, ये आ गया आपका फाइनली। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो हो गया W1 इंटू M2 और W1 इंटू M2 और M1 इंटू W2 है ना, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, M1 इंटू W2। हाँ ठीक है, तो बाय नोइंग द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ P0 माइनस PS अपॉन P, ये क्या है, रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर है। ये वाला पोर्शन क्या है, रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर है। अगर आपको ये पता है तो आप ये पता कर सकते हो, W1 और W2। ठीक है, इसमें ये बोला जा रहा है। तो of the molecular weight of the solvent M2, the molecular weight of the solvent M1 can be calculated from the above equation। M1 और M2 को हम इस इक्वेशन से पता कर सकते हैं। इक्वेशन कहाँ फाइनली खत्म हो रही, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू W1 अपॉन M1 इंटू M2 अपॉन W2 है ना। अगर हमको ये पता है, ये वाला पोर्शन पता है, तो हम M1 M2 कोई भी अगर अननोन सॉल्यूशन है और उसका रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर आपको दिया है, क्या दिया है, रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर, तो हम उस
उन दोनों सॉल्यूट या सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। ये आपका राउल्स लॉ है, ठीक है। अब इसमें एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, उस एग्जांपल को एक को करते हैं, बाकी क्या आप करना, अगर कुछ समस्या है तो बताना। अब पहले जल्दी से करते हैं क्योंकि ये 33 मिनट से ज्यादा वीडियो चलता नहीं है इसमें, है ना, 4 GB का हो जाता है, तो जल्दी से हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। 8 मिनट बचे। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 5% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, है ना, कितना ग्लूकोज है, 5% है, ठीक है। ये सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट है, मैं आपको जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करता जाता हूँ। ये सॉल्यूट है, 5% मतलब 100 ग्राम में 5 ग्राम, 100 ग्राम में 5 ग्राम, तो 5% हुआ, है ना। सॉल्वेंट कितना है, 100 है, और सॉल्यूट 5 ग्राम है। कौन है, ग्लूकोज है, C6H12, और 6 का मॉलिक्यूलर मास निकालो जल्दी से। बारछक 72, कार्बन का मास, हाइड्रोजन 12, 72 और 10 82 और 84 84, और कितना होता है ऑक्सीजन का, सोल्यूशन 96, कितना हो रहा है टोटल, 54 प्लस 96, 6 4 10 की 0, 8 9 17, 18 180, है ना। इसका मॉलिक्यूलर मास है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज इज 180 एंड वेपर प्रेशर दिया था यार इसमें, एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 373 केल्विन। जब वेपर प्रेशर कितना है, 760 mm ऑफ Hg, है ना। वेपर प्रेशर कितना है, PS माइनस P0, है ना, ये सही है ना, P0 माइनस PS है, चलो उल्टा लिखिए, P0 माइनस PS, ये अपना फॉर्मूला है, डिवाइडेड बाय P0, ये अपने को पता है, ये दिया हुआ है 760, है ना। उसके बाद में हमारे पास जो N1, सॉरी फॉर्मूला क्या है, W1 अपन M1, W1 अपन M1 इंटू W2, सॉरी M2 अपन W2, ये फॉर्मूला है ना। तो इस फॉर्मूले में कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करना है। जो ग्लूकोज है वो 180 ग्राम का है ना, ग्लूकोज जो है 180 ग्राम का है, और किस में मिला हुआ है, मान लो वाटर में मिला हुआ है, तो वाटर का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है, H2O 16, तो ऑक्सीजन प्लस वाटर हाइड्रोजन तो 18, है ना, इतने में मिला हुआ है, ये मॉलिक्यूलर मास है। तो ये सारी वैल्यू हम जब पुट करेंगे, यहाँ पर जो वेपर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है कितना दिया है, 760, है ना। तो फॉर्मूला में ये वैल्यू पुट करते हैं, 760 माइनस PS डिवाइडेड बाय, ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर नहीं है, यहाँ पे हमको रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर ही निकालना है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 5% ऑफ सॉल्यूशन, है ना, यहाँ मॉलिक्यूलर वेट नहीं निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है ना, हमको निकालना है क्या, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, माइनस P0 इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर दो, W1 क्या है, ग्लूकोज है ना, 5% है, 5 डिवाइडेड बाय 180, इससे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, N1 अपॉन N2, मोल फ्रैक्शन 5 डिवाइडेड बाय 180 इंटू, ये सॉल्वेंट का हो जाएगा, वाटर कितना लिया है 18 डिवाइडेड बाय 95, अब ये 5 है ना, टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम है, इसका 5% है, 5% मैंने बोला था 5 ग्राम है, 5% मतलब 100 में 5 ग्राम, तो बचा कितना 95 सॉल्वेंट, और सॉल्यूट कितना है 5, है ना, तो ये आ जाएगा यहाँ 95। तो वाटर यहाँ पे कितना है, M2 W2 कितना है 95 है ना, और M2 मतलब इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 18 है, ये वैल्यू पुट करते, ठीक है। यहाँ पर ये दिया हुआ है 5% सॉल्यूट मतलब 5 ग्राम, ठीक है, और ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है। यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूलर वेट हमने M2 निकाला 18, और W2 क्या है, मतलब जो सॉल्यूशन में अभी है वो 95% है, मतलब 95 ग्राम। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 76, है ना। ये 760 को यहां से उठा के ये इस साइड ले गए कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो 7 ये नीचे वाले सॉरी P0 को, दो जगह P0 है तो यहाँ भी 760 आएगा,
और इस 760 को उठा के ये इधर लाए हैं, और टोटल कैलकुलेशन अगर 760 को इधर ले जाएंगे, ये वाला 760 इधर है, ठीक है। तो P वेपर प्रेशर, ये वाला वेपर प्रेशर अब द सॉल्यूशन क्या आ जाएगा 760 माइनस 4, ये इधर 4 आ रहा है अभी, ठीक है। यहाँ पर अभी क्या आ रहा है 760 माइनस PS इज इक्वल टू ये वाला कैलकुलेशन जो है 4 आ रहा है, ठीक है। अब इसमें PS इज इक्वल टू क्या करेंगे, PS इज इक्वल टू 760 माइनस 4 कर देंगे, 760 को 760 माइनस 4 है ना, PS को उधर ले जाएंगे और 4 को इधर ले आएंगे, तो 760 माइनस 4 कितना आ रहा है 756 mm Hg, 756 mm, ठीक है। अगर किसी सॉल्वेंट में हमने ग्लूकोज मिला दिया है, सॉल्यूट मिला है, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया है, तो देखो वेपर प्रेशर कम हो गया। पहले कितना बताया वाटर का 760, प्योर वाटर का कितना बताया है 33 तो नहीं हुआ, 2 मिनट बचे, ठीक है। प्योर वाटर का वेपर प्रेशर इसने बताया 760, H2O का 760। जब इस 760 लोअरिंग प्रेशर सॉल्वेंट में हमने 5% मतलब 5 ग्राम ग्लूकोज मिला दिया, ग्लूकोज, ठीक है, तो इसका वेपर प्रेशर घट के कितना हो गया 756, मतलब ये रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर है। ये एक एग्जांपल है, बाकी के एग्जांपल आप करना नहीं आए तो मुझे इंटीमेट करना प्लीज, ठीक है। ये 33 मिनट पे अपने आप बंद हो जाता है, तो मैं इसके बाद नया वीडियो लूंगा, उसमें हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है, और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बाद में फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और लगभग 2 वीडियो में, आगे के 2 वीडियो में हम इसे फिनिश करेंगे। थैंक यू सो मच। ये जो मामला है आपका, ठीक है, कि वाटर जो सिर्फ प्योर सॉल्वेंट था, वोलेटाइल सॉल्वेंट, उसकी वेपर प्रेशर 760 थी, है ना, लेकिन अगर उसमें सॉल्यूट मिला दिया तो उसका वेपर प्रेशर कम हो गया। यही राउल्स लॉ, ये रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर है। थैंक यू सो मच।